से मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, वो हमेशा से हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं और रेगुलर वो बेहतर हो वक्फ बोर्ड में, और जो जगह इंक्रोचमेंट है उसके लिए कैसे वापस वक्फ बोर्ड में आए, वो हमेशा हमसे बात करते रहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई इस देश में, उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम करना शुरू किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल पिछले 6 सालों में निरंतर पूरे देश का दौरा कर रही है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र का हमारा दूसरा दौरा है। कैसे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और बेहतर हो सके, यहाँ की आवाम को फैसिलिटीज़ मिल सके, समाज को सुविधाएं मिल सके, इस सिलसिले में आज हम लोगों का यहाँ महाराष्ट्र का दौरा शुरू हुआ, जो अगले 2-3 दिन तक चलेगा। आज हम लोग महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ अनीश शेख साहब के साथ और जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ बैठक की। हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे चर्चा की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की हमारे पास बहुत सारी कंप्लेनें थीं। लगभग 244 कंप्लेन हमें रिसीव हुई। उसी संज्ञान को लेकर हमने ये दौरा शुरू किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने हमेशा ये प्रयत्न किया है, ये प्रयास किया है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है, वो इंक्रोचमेंट है जो, उसको कैसे कब्जेदार माफियाओं से छुड़ाया जाए और समाज के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाया जाए। पूरे देश में आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो प्रदेशों को हम लोग ग्रांट देते हैं, 100% भी है, और वक्फ डेवलपमेंट कमेटी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करती है। महाराष्ट्र और ख़ासकर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है जो महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और महाराष्ट्र से सबको उम्मीद रहती है, क्योंकि महाराष्ट्र जो मुंबई है वो आर्थिक राजधानी है। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र से और मुंबई से हम तक कोई प्रपोजल नहीं आया, कोई प्रपोजल नहीं मिला जिससे हम वक्फ प्रॉपर्टी से डेवलप कर सकें और हमारे समाज के लोगों को उसका फायदा पहुंचा सकें। आज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे बात की, जैसे वक्फ बोर्ड जब रन करता है, वक्फ बोर्ड जब चलता है तो उसका 1% जो रेवेन्यू इनकम जनरेट जो होता है, जो इनकम होती है, उसका 1% सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जाता है। उस पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जो हालात है वो बहुत ही दयनीय है। आप सोचिए 37 जिला है, लेकिन इनके पास जो ऑफिसर हैं देख रेख करने वाले वो सिर्फ 12 हैं। तो अगर जो आप 36-37 जिले को कवर करते हो तो कम से कम आपके पास 214 और स्टाफ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वक्फ बोर्ड अच्छे से चल सके, रेवेन्यू जनरेट हो सके, प्रॉपर्टीज़ की और जायदाद की का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आप ये देखिए 37-36 जिले को सिर्फ 12 लोग कैसे चला सकते हैं। जब इनके पास कोई कंप्लेन आती है तो हमारे वक्फ बोर्ड से ऑफिसर जाते हैं, वहाँ पे काम कोई इलीगल चलता है तो रुकवाते हैं, फिर जब यहाँ पे आते हैं फिर वहाँ काम चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी कमी है। हमारी सीईओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने लेटर लिखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि कम से कम हमें स्टाफ दिया जाए ताकि हम अच्छे से वक्फ बोर्ड को चला सकें। आज वक्फ बोर्ड की इतनी प्राइम लोकेशंस पे हमारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ माफियाओं के कब्जे में है। जब हमारा स्टाफ, जब हमारी यहाँ की टीम मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं हम उस पर काम कर पाएंगे, हम उसको छुड़ा पाएंगे और समाज के लिए उसको काम में ला पाएंगे। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस की। मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि जो मुतवल्लियों के पास वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको कैसे डेवलप किया जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से हम उनको डेवलप करने के लिए
पैसा देते हैं, 2 से लेके 4 करोड़ तक उनको हम पैसा देते हैं वन टाइम। उसका एक फीस मुतय्यन है, उसका वो पे करने के बाद उनको हम पैसा देते हैं ताकि वहाँ पे प्रॉपर्टी डेवलप करके समाज के कामों में ला सकें। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में एक बार भी मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन जब हमारी सीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले कुछ दिनों में हम मुतवल्लियों की कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और हम उनको कहीं ना कहीं उनमें अवेयरनेस लाने का कार्य करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप हो सके। मुझे लगता है महाराष्ट्र और मुंबई में, महाराष्ट्र में पूरे देश में सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा तेलंगाना स्टेट में, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, लेकिन पंजाब में। लेकिन अगर जो उसका मूल्यांकन करेंगे आप, उसका वैल्यू देखेंगे तो महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 टाइम उनसे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ का बोर्ड और यहाँ के माफियाओं ने सरकार से मिलकर कहीं ना कहीं सारी ज़मीनें अपने हाथों में ले रखी है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना रखी है। लेकिन हम आने वाले दिनों में GIS मैपिंग के माध्यम से, GPS के माध्यम से हम पूरा सर्वे करा के वक्त, अभी तक हमने पूरे देश में 6,35,000 वक्त प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई हमने किया है, और ताकि वो कोई भी प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है। आप लोगों को मालूम है कि वक्त प्रॉपर्टी ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। हम लोग अभी पिछले दिनों हैदराबाद के दौरे पे थे, वहां पे हमने देखा कि 500 सेल डीड वक्फ बोर्ड तेलंगाना ने कैंसिल की। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे महाराष्ट्र में भी हमको ये दुर्भाग्य से देखने मिला कि पिछले 5-6 सालों में एक भी सेल डीड जो बेची जा चुकी है गलत हाथों में, जो दूसरों को जो बेच नहीं सकते फिर भी बेची गई है, लेकिन वो सेल, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। बहरहाल, हम ये इल्जाम लगाने का समय नहीं है, लेकिन एक पीड़ा होती है दिल में कि जो समाज के हितैषी बनते हैं, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जिनको समाज के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ काम नहीं किया है। जब उनके हाथ में सत्ता आती है तो भी, और नहीं रहती है तो भी, कभी समाज के बारे में इन्होंने सोचा नहीं है। अगर जो वक्फ प्रॉपर्टी सही हाथों में आ जाए और जो इंक्रोचमेंट है, अगर जो हम उसको छुड़ाने में कामयाब हो गए तो ये समझिए कि हमारा समाज की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। पिछले 6 सालों में हमने प्रधानमंत्री जन योजना के माध्यम से सैकड़ों स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाए, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी हमारे पास प्रपोजल नहीं आया महाराष्ट्र से। यहाँ पे तकरीबन 3500 केस पेंडिंग है कोर्ट में, अलग अलग जगहों पे, सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल में जो भी है उस पर भी हमने संज्ञान लिया, उस पर भी हमने बात की है। आने वाले और कुछ जगहों पे जहां डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है बड़ी संख्या में, वहां पे हम लोग विजिट करेंगे, और आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के समन्वय से इस महाराष्ट्र राज्य में हम जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लगाएंगे। बस यहाँ का स्टेट वक्फ बोर्ड हमारे साथ तालमेल के साथ रहे। हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब सामाजिक कोई काम होता है तो वहाँ पॉलिटिकल चीज़ें नहीं आना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी स्कीमें तो ऐसी है, सिर्फ इस बिना तक हमारे बच्चों तक, हमारे समाज तक, हमारे लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचने देते जो रहनुमा बने बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई खास जो समाज, जिस पार्टी को हमने पार्टी से दूर किया, कहीं उस समाज के अंदर उसके प्रति मोहब्बत पैदा ना हो जाए, प्रेम पैदा ना हो जाए, वो जान जाए कि भाई ये सरकार ने हम तक ये चीज़ें पहुंचाई है। तो हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाने का यहाँ पे प्रयास किया, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसलिए यहाँ आने नहीं दे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के बाद को ये पता चल जाए कि ये मोदी सरकार की योजनाएं हैं, ये मोदी सरकार। अरे मेरा कहना है कि भैया सरकार कोई भी होगा, जो आपके समाज की बेहतरी के लिए कुछ होता है तो आपको 4 कदम आगे आकर करना चाहिए। आप लोग आए इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कुछ आप हनीफ साहब है हमारे सीनियर, और उसका फायदा समाज को। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि अवेयरनेस हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और जो मेन जगह पे बैठे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक वो चीज़ पहुँचाएं। हमारा जो बजट है, टोटल बजट का सेंट्रल वक्फ काउंसिल का 75%
हम साउथ में कंज्यूम करते हैं। 10% लैप्स हो जाता होगा, बाकी 5-6% में पूरा नॉर्थ आता है। लेकिन मैं हमारे सेंट्रल मिनिस्टर और जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन है आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो निरंतर संज्ञान लेकर पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी पर डेवलप हो इसका प्रयत्न कर रहे हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं और हमारी टीम जगह जगह पे जा रही है। झारखंड जैसे जगह स्टेट में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट चालू है, कर्नाटका में हमारे चालू है, मतलब साउथ में आप ये सोचिए आज की डेट में हमारे तकरीबन 46 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। केरला में भी बहुत बड़ी संख्या में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप समाज के बारे में सोचोगे, आप अपना पर्सनल हित छोड़कर समाज के बारे में सोचोगे तो समाज की तरक्की निश्चित है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 138 करोड़ भारतीयों की आंखों में खुशहाली और उनकी आंखों में खुशी देखना चाहता हूं। इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कुछ सरकारें अपने निजी फायदे के लिए कहीं ना कहीं योजनाएं जो है मोदी सरकार की वो पहुंचने नहीं दे रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपने एक बात ये कही कि मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस, मुझे जहाँ तक मैं आपकी बात करना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट जब यहाँ थी तब यहाँ के वक्फ मंत्री जो है उन्होंने मुतवल्लियों के अधिकार छीन लिया। अब ये अन्याय नहीं है मुतवल्लियों के साथ, तो क्या है? ये तो आप ही की पार्टी कर रही है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, आपने बोला अधिकार छीन लिया, लेकिन मैं आपके बताऊं ये मंत्री के मुझे नहीं लगता कि वक्फ एक अलग बोर्ड होता है, तो इसमें मंत्री ने कौन सा अधिकार छीने मुझे नहीं जानकारी। लेकिन आज भी मुतवल्ली के जो हुकूक हैं, जो हक हैं, वो उनको मिल रहे हैं और मुतवल्ली हजरात और अपनी जगह पे कायम और दायम है। कोई वहाँ पे निकाला नहीं गया है मुझे नहीं लगता है। और हमारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक बजट है जो हम स्टेट वक्फ बोर्डों को देते हैं कि मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस बुलाइए और मुतवल्ली हजरात को अवेयर कीजिए कि ये आपके पास जो प्रॉपर्टीज है, वैकेंट जो खाली प्रॉपर्टी है, उस पर आप प्रोजेक्ट लगवाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल वक्फ काउंसिल उनके लिए फंड देने के लिए तैयार है। अनिल अंबानी जी का 44 शिकायतें आई है महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से कितनी शिकायतें आई है आपके पास जो जमीनों पर कब्जेदार हुए? औरंगाबाद में अभी रिसेंटली कोई एक प्रॉपर्टी पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैं स्किप कर रहा हूँ वहाँ की, और खुलदाबाद दरगाह है, शानूर है, ऐसे 2-3 जगह से हमारी जो लिखित तौर पे कंप्लेन आई है जिसे हमने ये पाया कि इस पे संज्ञान लेना चाहिए। बाकी ऐसे हमारे संजय जी ने बहुत सारी जगहों पे जो गड़बड़ हो रही है उसके बारे में भी हमें बताया, उस पर भी हम लोग संज्ञान लेंगे। और बहुत जल्द ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम है, देखिए 2 साल 3 साल कभी एक राउंड होता था, लेकिन आज की डेट में पूरे देश में हर जगह कोई स्टेट नहीं बचा है जहाँ हम लोगों ने 2 राउंड नहीं लगाया हो। और कुछ भी गड़बड़ी हो रही है किसी भी बोर्ड में, उसको दोनों के समन्वय से उसको खत्म करने का। अनिल अंबानी जी का जहां मकान है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्या सेंट्रल वो वापस लेंगी? उसके बारे में हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर जो कोई आप उसके बारे में हमें जानकारी देते तो ज़रूर हम उस पर संज्ञान लेंगे। वक्फ की प्रॉपर्टीज, वक्फ की प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ होती है, उसे ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। कोई छोटा आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, अगर उस पर काबिज है तो हमारी सरकार और हमारा काउंसिल इसके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम वक्फ बोर्ड को, हमने एक और वक्फ बोर्ड से आग्रह किया है कि ये आपको कभी भी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी छुड़ानी है या इंक्रोचमेंट से वो करना है, आपको लॉयर भी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। देखिए आज की डेट में आपके महाराष्ट्र में हमारे 6 एम्प्लॉई जो सेंट्रल ने यहाँ पे रखा हुआ है इनकी मदद करने के लिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में काम करना चाहता है। आप सोचिए 6 एम्प्लॉयज हमारे इस बोर्ड, इनके पास यहाँ की सरकार इनको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है एम्प्लॉयज, तो हमने इनको सपोर्ट के लिए सेंट्रल से 6 एम्प्लॉयज हमारे आज भी वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं ताकि इनको ज्यादा सपोर्ट हो सके। सर आपने अभी ये बताया कि वक्फ बोर्ड और वक्फ के माफिया सरकार के माफिया, ये ऐसा आपके पास कुछ है? अब आप उसको कोई भी नाम दे सर, कहीं ना कहीं देखिए अगर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो किसी कोई उस पर काबिज है तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण तो जरूर मिलता है, चाहे वो पुलिस महकमे से मिले। और मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 2019 से अब 2020-21 बहुत ज़्यादा अनदेखा
इस बोर्ड को किया जा रहा है, हमारे हुकूक को मारा जा रहा है, हमारे हक को छीना जा रहा है। क्योंकि मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन जितनी शिकायतें हमें ये पिछले 1.5 सालों में आई है, मुझे लगता है उतना 3-4 सालों में भी हम तक शिकायत नहीं पहुँची है और हम उस पर संज्ञान लेंगे। मतलब आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी से लेकर मतलब सत्ता में बैठे लोग ये तक उसने पूरे ये जो चल रहा है प्रॉपर्टीज का जो, देखिए ये बहुत अंदरूनी तक, बहुत गहराई तक जो वक्फ माफिया है इस पर अपनी जड़ें जमा चुके हैं। उसको ज़रूर ख़त्म करने में थोड़ा समय मिलेगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा। सरकार का उसको कहीं समर्थन है? अभी हम लोग ये दौरे में हमारा 4-5-6 का दौरा है, तो हम लोग आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से भी हम लोग मिलेंगे और जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं जनाब नवाब मलिक साहब भी, उनसे मुलाकात है। हमने जो हमारे विपक्ष का देखिए बहुत बड़ा दायित्व होता है जो हमारे हक के लिए जो लड़ता है, तो हमने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से भी बात की है, उनसे भी मुलाकात होगी। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 4-5 साल 2014 से 2019 तक सरकार चलाई थी, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत राहत थी, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत सारे काम हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो सरकार या जो लोग सरकार में अभी सत्ता में बैठे हैं, जो हमारा हितैषी बनते हैं, जो हमारे समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो हमारे समाज के बारे में गलत लोगों को ये गलतफहमी कि हमारे समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, वो बिल्कुल हमारे मसले मसाइल पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, वक्त की हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी गैर हाथों में है, दूसरों के हाथों में है। तो वो हम कहते हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, खुदा की प्रॉपर्टी होती है। इतनी मुकद्दस जो जगह है, इतनी जो प्रॉपर्टी जो डोनेट की हुई है, उस पर भी लोग कब्जा जमाए हुए और मुकदमा जीतने के बाद बोलते हैं हमने मुकदमा जीत लिया। अरे आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत गौर फिक्र के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सभी बोर्डों को ये हिदायत और ये सलाह दे रहे हैं कि बिल्कुल संज्ञान लीजिए, जो पुराने केसेस हैं उसको आप पहले बड़े केसेस को आप सलाह बुला के अच्छे लॉयर को और उस पर गड़बड़ी और जो इंक्रोचमेंट है इसको कहीं ना कहीं हुकूमत जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट के ऐसा इंक्रोचमेंट जो है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कहीं ना कहीं उनको संरक्षण तो मिलता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो लोग बैठे हैं तो पॉलिटिकली माइलेज अपना इस्तेमाल करके तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो ज़रूर आती है। लेकिन जो मुझे लगता है जो लोग कब्जे पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड उनको भी करते हैं। मैं ये बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आप दुनिया में सारे काम करिए, कुछ भी करिए, हम उसमें, लेकिन ये वक्त की प्रॉपर्टी पे किसी को अधिकार नहीं है। ये समाज की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। कोई भी हो, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों या किसी भी वो पॉलिटिकल पार्टी के हों या किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के, इस प्रॉपर्टी से उनको दूर रहना चाहिए, बल्कि हैंड ओवर करना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉपर्टी से गरीब, मजबूर, मजदूर लोगों के हक के लिए ये प्रॉपर्टी डोनेट होती है। अभी उस पर हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अभी हमारा 3 दिन का दौरा है, 4, 5, 6 हम लोग मुंबई में हैं, तो उसके बाद एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, फिर उसमें जो भी है वो खुलासा करेंगे। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी पे कार्रवाई हो, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोग किसी के खिलाफ वो करें, लेकिन हमारा ये मकसद है कि सही रास्ता निकलना चाहिए, समाज के लिए फ़ायदा होना चाहिए। जो हमारा समाज जिस सुविधा से वंचित है, जो उनको वर्षों पहले जो मिल जाना चाहिए था, वो अब बहुत देर हो गई है। जो हुआ वो हुआ, अब कम से कम मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो 138 करोड़ जनता के बारे में बात। अभी जो स्कीम आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो स्कीम जो है मुतवल्ली या फिर और वोट करके ना पहुंचने देने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। देखिए, हमने कई बार इनसे रब्ता कायम किया, लेकिन एक भी दुर्भाग्य से एक भी प्रोजेक्ट अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन उन्होंने वायदा लिया है, हमसे बात की है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है सीओ साहब ने कि हम अगले 2-3 महीने में आपको कम से कम 5 से 6 प्रोजेक्ट सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भेजेंगे। तो हमने उनका वेलकम किया, तो शायद वो अब वो शुरुआत होगी, भेजेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुतवल्लियों को भी जानकारी नहीं है, तो ये आप सिस्टम की गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। लेकिन हम लोग स्वयं जहाँ भी कंप्लेंट है उस जगह पे जाके स्पॉट पंचनामा वगैरह कुछ करेंगे क्या? नहीं, पंचनामा नहीं। हम देखिए, हमारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक काम ये होता है कि वक्फ बोर्ड को कितना हम सपोर्ट कर सकते हैं, एक समन्वय से
समाज की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं वो करेंगे। कुछ गड़बड़ियां हैं तो हम उसको नोट करेंगे और हमारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उस पर बात करेंगे और वहां से जो भी कार्रवाई है वो अपना। जी, आप सिफारिश करेंगे 1 लाख खर्च से जिन्होंने जो है वो मुतवल्लियों का अधिकार छीना है और उसका गिरफ्तार निकाला था उस ताल्लुक से? आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है आप बोल रहे हो तो सच ही होगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मुतवल्लियों का हक किसी सरकार में स्टेट में छीना होगा। सेंट्रल वो वक्फ तो काउंसिल के देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आप बीजेपी का दामन बचा रहे हैं नहीं और बचाने आप जो है बार बार जो है मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस की बात करें, जबकि जो है आपने खुद जो है उनका जो नाम हटा दिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने तो नहीं हटाया है ना। प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो मुतवल्ली के अंदर में थी। नहीं, मुतवल्ली के अंदर में अभी भी है। नहीं जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक बार हम लोग फिर बैठ जाएंगे। आपको लगता है कि मुतवल्लियों के हाथ में जो प्रॉपर्टीज है वो वक्फ बोर्ड से ज्यादा सेफ है? सेफ नहीं है, क्यों हाँ। हो रहा है? नहीं तो मतलब इसीलिए तो आप मैं- जिस तरह से मुतवल्लियों की सिफारिश कर रहे हैं जनाब, तो आपको लगता है कि अगर मुतवल्लियों के हाथ में वक्फ प्रॉपर्टी है या कोई दरगाह है वगैरह है तो वो ज़्यादा सेफ है अगर वक्फ बोर्ड के ज़्यादा उसमें है मुतवल्ली? नहीं वो तो देखिए सेफ है नहीं है वो बात की बात है। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन नहीं, वो जानकारी जैसे हम लोग को नहीं, मुझे मिलेगी तो हम वो उस पर जरूर आपको जवाब क्योंकि देंगे। ये यहीं के हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं, इनको अभी जानकारी नासिक की उसके दूधाधारी की जमीन आपके जो है मंत्री थे। सर जितनी आपने शिकायतें दीजिए, देखिए आप चौथा स्तंभ है जो आवाज, एक तो सरकार विरोधी और आप लोग बहुत अहम किरदार अदा करते हैं समाज को न्याय दिलाने का, तो कहीं ना कहीं आप भी कोई भी शिकायत देंगे तो 100% यही जगह पे संजय जी की गवाही में उनके औरंगाबाद में बैठ के हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस पर बात जरूर करेंगे जो आपने कहा है। आप शिकायतें दीजिए, उसका निवारण देखिए, आपको उसका जवाब अवश्य मिलेगा। निवारण जो है उसका हल थोड़ा लेट फास्ट होता है, जब जहाँ जुल्म या कोई भी चीज़ इतनी गहरी अपनी पैठ जमा चुका तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मुझे लगता है हर दुख दर्द आपके सहयोग से हम लोग 100% दूर कर लेंगे।